हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको रटना पड़ेगा, हमेशा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, हमेशा रिवीजन करना पड़ेगा। यूपीएससी अगर एक बार हिस्ट्री पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, समझ के पढ़ लिए हैं तो आप कई बार दीजिए बिना रिवीजन के, आप एनालिसिस से क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो कौन इजी हुआ? यूपीएससी। अब फैक्ट कितना रटिएगा? फैक्ट का कोई सीमा है क्या? तो सर ने क्या गलत बोला? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। अब लिमिटेशंस नहीं है, हम तो समझते हैं सीजीएल का एग्जाम ज़्यादा टफ है। अगर जीके देखा जाए सीजीएल का तो ज़्यादा कठिन है। यहाँ तो दो चार प्रश्न आप समझदारी के बेस पर कर भी लेंगे, वहाँ नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है। समझ आ रहा है बात ना? तो इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, एक माहौल क्रिएट हुआ है यहाँ पर, मेहनत कीजिए और अपना गोल तय कीजिए कि हमको ये करना है। चलिए, तो मिट्टी में हम लोग आज मिट्टी को ख़त्म करेंगे और मानसून की शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है? तो पहले मिट्टी हम लोग जो बचा हुआ उसको करते हैं। 4 हो गया था, 5वें नंबर पे लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय हो गया था, लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी, लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। क्लियर है? लिखिए इसका विस्तार राजस्थान, राजस्थान कक्ष के रण, राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ, कच्छ के रण, कच्छ के रण मतलब ये जो हमारा गुजरात का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये कच्छ के रण कहलाता है। लूनी नदी यहीं गायब हो जाती है। लूनी नदी पूछा जाए कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण में। ये पूरा डेजर्ट एरिया है। तो देखिए कहाँ कहाँ मिलता है भाई? राजस्थान, कच्छ के रण, साउथ हरियाणा, साउथ हरियाणा, साउथ पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, साउथ हरियाणा, साउथ पंजाब, आगरा एंड मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आगरा और मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिला। कौन तक लिखते जाइएगा? उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिला। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मिलता है भी, छत्तीसगढ़। तो ये सब पूरे एरिया में क्या मिलता है? मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान को घेर दीजिएगा, आप लोग राउंड कर दीजिएगा। हमने कल कहा था कि जिसको राउंड करिएगा इसका मतलब उस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार उस राज्य में है, तो उसको आप राउंड कर दीजिए। लिखिए, न तो अलग से लिखिए, राजस्थान में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। राजस्थान में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, फिर राजस्थान को राउंड कीजिए तो वही मतलब है। अब लिखिए प्लेंटी ऑफ, अधिकता। अधिकता में लिखिए, अधिकता में लिखो, लिखिए आयरन, जिंक एंड लाइम। आयरन, जिंक और चूना, लोहा, जस्ता और चूना। हिंदी में लोहा, जस्ता और चूना। आयरन, जिंक एंड लाइम। आयरन, जिंक एंड लाइम, लोहा, जस्ता और चूना। कमी लिखिए, कमी तो सब जान रहे हैं, ह्यूमस एंड एनपीके। अरे कितना कमी लिखिएगा? मुख्य मुख्य 3 कमी लिखिए, 4 कमी। ह्यूमस, ह्यूमस और एनपीके। कुछ लोग रेगुलर क्लास में नहीं आते। हम यहाँ पर चेहरा कुछ देख रहे हैं जो कभी कभार क्लास में आ जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। और टॉपिक डिसाइडेड नहीं होता, फिर भी मुझे टॉपिक डिसाइड होता, चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आ जाते हैं, बढ़िया टॉपिक नहीं आते, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। इसका क्या वजह है? वजह, अच्छा ठीक है, तो अब देखता हूँ, कहता हूँ कि अब ऑनलाइन मत किया कीजिए। देखिए एनपीके एंड ह्यूमस, एनपीके एंड ह्यूमस, रेगुलर क्लास कीजिए, क्लास में कभी गैप मत कीजिए, क्योंकि टीचर अपना एक अनुभव देता है। एनपीके और ह्यूमस की क्या होती? कमी। अब लिखिए क्रॉप, फसल लिखिए, फसल लिखिए ज्वार, बाजरा और सरसों। ज्वार, बाजरा और सरसों,
ज्वार, बाजरा और सरसों। बाजरा को मिलेट, ज्वार, मिलेट एंड मस्टर्ड। ज्वार, बाजरा और सरसों, मुख्य रूप की बात कर रहा हूं, ज्वार, बाजरा और सरसों। हो गया। अब आइए अगला मिट्टी, अगली लिखिए माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी। लिखिए, लिखिए इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय राज्यों में है। सभी राज्य के नाम लिखने की क्या जरूरत है? लिखिए, माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट, माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट। इसका विस्तार उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में है। इसका विस्तार उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में है। जैसे लिख सकते हो ब्रैकेट देकर, जम्मू कश्मीर लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चूंकि नेपाल में तो हमको पढ़ना नहीं है, हालांकि मिट्टी नेपाल में भी मिलेगा, लेकिन नेपाल हमारे देश में नहीं है, हम भारत की मिट्टी पढ़ रहे हैं। इसलिए अगला लिखिए सिक्किम, और उत्तराखंड के बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। असम, इन राज्यों में क्या है? पर्वतीय मिट्टी का मुख्य विस्तार है। लिखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एक बात बताऊं आप लोगों को, हाँ ठीक है, अब इस जम्मू कश्मीर में हम लद्दाख को शामिल कर लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा था पहले लद्दाख, अब दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बट गया। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलता है। ऐसे सुन लीजिए, जब आप कश्मीर में जाओगे, हिमाचल प्रदेश आओगे, उत्तराखंड आओगे, अरुणाचल प्रदेश, असम में आओगे, तो हर जगह पर्वत में एक समान एलिमेंट्स की अधिकता या कमी नहीं होगा, लेकिन कॉमनली देखा जाए तो पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। कल मैंने कहा था कि भारत की दो ही मिट्टी है जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। एक बताया था आपको ज्वारीय मिट्टी, टाइड सॉइल। इसका कारण बताया था कि मैंग्रोव वृक्ष जो होते हैं, किनारे में पत्ते सड़ते गलते हैं तो उससे ह्यूमस आ जाता है मिट्टी में। और पहाड़ों में भी जंगल होते हैं, वहाँ भी पेड़ के पत्ते पहाड़ों के चट्टानों के अंदर दबकर सड़ जाते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है। तो लिखिए, प्लेंटी ऑफ ह्यूमस आयरन, प्लेंटी ऑफ ह्यूमस आयरन, ह्यूमस आयरन, ह्यूमस आयरन, जिंक, जिंक, जिंक। क्लियर है? अब लिखिए कमी, कमी लिखिए एनपीके। यहाँ पर ह्यूमस मत जोड़ दीजिएगा, पता चला अधिकता में भी ह्यूमस लिख दिए और वही तोता उड़, कौवा उड़, मैना उड़, गाय उड़ कर दिए, है ना? ऐसा नहीं करना है। ये तो परीक्षा में चीटिंग हो रहा था एक जगह पे, तो लिखा कि पेज नंबर 5 का उत्तर, 5वां क्वेश्चन का उत्तर पेज नंबर 6 में है, वो भी उतार दिया। 5वां क्वेश्चन का उत्तर पेज नंबर 6 में है। एग्जामिनर जो कहा कि एकदम श्योर ये चीटिंग करके आए हैं, मतलब उसने भी अकल नहीं काम किया। तो भैया ऐसा नहीं करना कि जो धर्रे पे चलना है, थोड़ा समझ के लिखना है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके का कमी होता है। अब चलिए क्रॉप में लिखिए। देखिए क्रॉप, अच्छा एक बात बताओ हमें, एक समान क्रॉप तो होगा नहीं, फिर भी कॉमन क्रॉप आप लिखिए। क्रॉप में लिखिए नाशपाती, नाशपाती, चाय, नाशपाती, चाय, कॉफ़ी। ऊपर में कॉफ़ी नहीं होता, साउथ के पहाड़ों में कॉफ़ी होता है। नाशपाती और चाय मान सकते हैं असम में। नाशपाती, चाय, मुख्य रूप से यही दोनों फसल यहाँ होता है। सेव भी लिख सकते हैं, सेव, नाशपाती, चाय, हाँ कॉफ़ी हटा दीजिए, पाइनएप्पल लिख दीजिए। नाशपाती, चाय और सेव ये कर दीजिए, ईटीसी कर दीजिए। और सुनिए, यहाँ पर क्रॉप में एक 2 पॉइंट और लिखना है। आपको बता दें कि इस पहाड़ के लोग पशुपालन भी करते हैं, खेती ही केवल नहीं करते, क्योंकि इनके पास खेत बहुत कम होता है। जो खेत होता है वो इतना उबड़ खाबड़ होता है कि उस पर खेती करना एक तरह का बहुत बड़ा मेहनत का काम है और खर्चीला काम है। ऐसे में वो खेती पर केवल डिपेंड होंगे तो उनका भोजन का काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो फसल उतना उगा नहीं पाएंगे।
तो या तो मांस खाएंगे, या तो अंडा खाएंगे, या दूध पिएंगे, या फिर जो भी पशु का उत्पाद होता है वो खाएंगे, तभी उनका भोजन का काम कंप्लीट हो पाएगा। इतना कम जमीन होता है पहाड़ों में कि वो पशुपालन के बिना उनका काम नहीं चलेगा। ऐसा कोई कृषि जो पशुपालन के साथ साथ खेती भी किया जाए, उसे मिक्स एग्रीकल्चर कहा जाता है, मिश्रित कृषि। यानी पहाड़ के लोग जनरली क्या करते हैं, मिश्रित कृषि करते हैं। पहाड़ के लोग जनरली क्या करते हैं, मिक्स एग्रीकल्चर। अभी लिखना मत, मिक्स एग्रीकल्चर मतलब समझ में आया, पशुपालन के साथ साथ खेती भी, या खेती के साथ साथ पशुपालन भी रटना पड़ेगा। पहाड़ के लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि केवल खेती से उनका जीवन यापन नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा। केवल खेती से इतना कम अनाज होता है, पूरे सालों खा नहीं पाएंगे, इसलिए मांस, दूध और अंडे का भी प्रयोग करते हैं, और उसके लिए उनको पशुपालन भी करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं, खेती के साथ पशुपालन को मिक्स एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्लियर है? यानी दोनों पर बराबर डिपेंड होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि किसी के घर में गाय भैंस अगर नहीं भी है तो काम चल जाता है, चावल दाल से भी काम चला लेता है, पूरे सालों चल जाएगा काम उसका। लेकिन वहाँ पर चलना ही नहीं है काम, चावल दाल पूरे साल चलना ही नहीं, उनका घट जाएगा, भूखे मरेंगे वो। इसलिए पशुपालन पर, पशु पर डिपेंड होना उनके लिए एकदम एक अनिवार्य शर्त है। अब पहाड़ में पत्ता उत्ता खा के पशु जिंदा रह जाते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होती, चारा का कोई दिक्कत वहाँ पर पहाड़ में उनको नहीं होता। दूसरा होता है मिक्स फार्मिंग। एक तो मिक्स एग्रीकल्चर हो गया, मिक्स एग्रीकल्चर हो गया ना जी। एक होता है मिक्स फार्मिंग, यानी मिश्रित खेती। मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती में अंतर है। मिश्रित कृषि मतलब पशुपालन के साथ साथ खेती किया जाए तो मिश्रित कृषि यानी मिक्स एग्रीकल्चर, और मिक्स फार्मिंग मतलब मिश्रित खेती होता है। मिश्रित खेती का मतलब होता है, मतलब एक साल में, पूरे वर्ष में अगर एक खेत में कई प्रकार के फसल उगा लिया जाए तो इसको मिश्रित खेती कहते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर ये वाला चीज़ नहीं होता। पर अंतर बताने के लिए मैं बता दिया। एक चीज़ और बता दूँ, पहाड़ के लोग एक विशेष प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। ऊंचे पहाड़ों के लोग, जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ जो बर्फ़ से ढक जाते हैं, ऐसे पहाड़ जो जाड़े के दिनों में कड़ाके की सर्दी से ग्रसित हो जाते हैं, बर्फ़ से ढक जाते हैं, वहाँ के लोग पशुपालन तो करते हैं। ढोर और डांगर, उसको बोलते हैं देहाती भाषा में ढोर डांगर। जो पशु पालते हैं ना आप, उसको ढोर डांगर कहते हैं। ढोर डांगर अपने पशुओं को लेकर वो गर्मी के दिनों में पहाड़ पर चले जाते हैं। क्योंकि गर्मी के दिन पर पहाड़ पर नॉर्मल सर्दी होती है, और जाड़े के दिन में जब सर्दी बढ़ जाती है पहाड़ के ऊपर, तो अपने पशुओं को लेकर नीचे चले आते हैं। यही प्रक्रिया पहाड़ के लोग पूरे साल अपनाते हैं। इसी को बोलते हैं हिंदी में ऋतु प्रवास। ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार प्रवास करना, माइग्रेट करना। पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे गर्मी में, और जाड़े में नीचे चले आएंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रांस ह्यूमन। पहाड़ के लोग क्या करते हैं? ट्रांस ह्यूमन करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। तो ऋतु प्रवास का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? कि वह प्रक्रिया जिसके तहत पहाड़ के आदिवासी अपने ढोर डांगर कैटल्स को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर पहाड़ के ऊपर चले जाएं गर्मी में, और जाड़े में पहाड़ से नीचे आ जाएं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस ह्यूमन या ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो लिख लीजिए कौमा देकर के, यहाँ मिक्स, वहीं पर लीजिए क्रॉप में ही लिखे कौमा देकर के, यहाँ पर मिक्स एग्रीकल्चर, मिक्स एग्रीकल्चर मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर। और एक अलग से लिख लीजिए, यहाँ के लोग ट्रांस ह्यूमन करते हैं, ऋतु प्रवास। हिंदी वाले लोग लिख लीजिए ऋतु प्रवास करते हैं। हिंदी में तो समझ में आ रहा है। हाँ, दार्जिलिंग में भी मिलता है, मतलब ये मिट्टी दार्जिलिंग में, बंगाल में भी मिलेगा, लेकिन अब लिखवाया नहीं, कोई बात नहीं है। हो गया क्लियर? क्या लिखा आपने? ऋतु प्रवास। यहाँ के लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ट्रांस ह्यूमन, अगर कभी आपने पढ़ा नहीं और अंग्रेजी में ट्रांस ह्यूमन आप पढ़ रहे हैं तो लिख के देता हूँ कि आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हिंदी वाला लिख देगा आराम से, क्योंकि ऋतु प्रवास का मतलब समझ रहे, ऋतु प्रवास कुछ इस तरह का बात होता होगा। पहाड़ के लोग ऋतु प्रवास करते, इस पर लिखिए 10 शब्द में, तो कुछ ना कुछ बना के लिख देगा, उसको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। लेकिन ट्रांस ह्यूमन से पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है ना? तो लिख लीजिए ट्रांस ह्यूमन करता है। ट्रांस ह्यूमन का प्रक्रिया अगर याद रखना है तो क्या करेंगे कि पहाड़ के आदिवासी जनजाति ट्राइब्स अपने कैटल्स को लेकर गर्मी में पहाड़ पर चले जाते हैं, और जाड़े में पहाड़ से नीचे चले आते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास या ट्रांस ह्यूमन। 2011 के सिविल सर्विसेज का पेपर देखिए आप निकाल के, मेंस का। पहले 10-10 नंबर का भी सवाल लिखने के लिए आता था, तो उसमें देखिएगा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है,
कि ऋतु प्रवास पर लिखिए, बस ऋतु प्रवास क्या है बस इतना ही लिखिए उसको। ढोर छोड़िए, अपने पालतू पशुओं को लेकर जाते हैं। अब ढोर डांगर हमेशा रटना पड़ जाएगा आपको। गांव में अगर रहे तब तो गांव वाला बच्चा सब जान रहा है ढोर डांगर क्या है, ढोर सब समझता है ना। ढोर, इसमें से कौन ऐसा लड़का है जो पहले से ढोर और डांगर सुना हुआ था? सुने हुए ना, हम तो सुने भाई। आप लोग लगता है गांव से सभी लोग एकदम प्रॉपर पटना में ही रहे हैं परमानेंट। कोई बात नहीं, इस बार जाइएगा तो पूछिएगा ढोर डांगर क्या होता है तो बताएंगे। अच्छा कोई बात, अच्छा छोड़ दीजिए। सुनिए, कैटल्स अपने मवेशियों को लेकर, अपने पालतू पशुओं को लेकर पहाड़ पर चले जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है, उसका नाम है गुज्जर बकरवाल। क्या नाम है उसका? है गुज्जर बकरवाल। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भारत में ट्रांस ह्यूमन कौन सी जनजाति करती है तो यही जनजाति है गुज्जर बकरवाल। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की एक जनजाति है जो क्या करती है, सबसे ज्यादा ट्रांस ह्यूमन करती है। तो एक लाइन लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल। ये सब मैं हीरे लुटा रहा हूं आपके लिए, नगीने फेंक रहा हूं, बस लूटते जाइए। लिखिए क्या लिखा भैया आप लोगों ने, गुज्जर बकरवाल। मतलब कि पूछा भी जाएगा डायरेक्ट गुज्जर बकरवाल कहाँ की जनजाति है तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों की। देखिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स गुज्जर बकरवाल हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जनजाति सबसे अधिक ट्रांस ह्यूमन का काम करती है, ऋतु प्रवास का काम करती है। वैसे पूरे पहाड़ में ये घटना आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन है? गुज्जर बकरवाल। गुज्जर नहीं, गुज्जर तो नोएडा साइड रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिलते हैं गुज्जर। वो गुज्जर नहीं, एक राजस्थान में भी, गुजरात में भी गुज्जर होते हैं। गुज्जर प्रतिहार आपने सुना होगा, प्रतिहार वंश है ना, लेकिन वो गुज्जर अलग, नोएडा और हरियाणा वाला गुज्जर अलग, ये केवल गुज्जर है। गुज्जर बकरवाल जनजाति कहाँ रहते हैं भैया? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब आइए, ये तो हो गया हमारा फसल। अब आ जाइए सीधा हम लोग आते हैं कौन सा, लिखिए अल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मिट्टी। अल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मिट्टी। एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन सॉइल। देखिए हमने पहले भी कहा था कि हरित क्रांति, जब भारत का मैदान पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को समझाया था कि हरित क्रांति के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों को बिजली और पानी फ्री कर दिया गया। या तो कम पैसे लिए गए या तो बिल्कुल फ्री किया गया। इस कारण से किसान अपने लिमिटेशंस को भूल गए और खेत में जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा पानी डालने लगे, जिससे जितना कैपेसिटी था खेत का उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब बाकी एक्स्ट्रा पानी रिस करके नीचे चला गया। एक्स्ट्रा पानी जो रिस करके नीचे चला गया, बाद में धूप पड़ा तो पानी भाप बन के निकलेगा बाहर। जब निकलेगा तो अंदर के नमक और चूना को ही बाहर लाता है, अंदर के नमक और चूना को बाहर लाएगा। तो मिट्टी में जब चूना की मात्रा अधिक हो जाए तो उसी को हम एल्कलाइन या क्षारीय मिट्टी कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? क्षारीय मिट्टी। अब बोलिए सर कि पानी अगर बाहर आता तब तो समझ में आ रहा था हमें कि चूना उसके साथ आ गया। जब जल गैसियस फॉर्म में बाहर निकल रहा है तब उसके साथ चूना कैसे बाहर आएगा? तो मैंने कहा था कि जब गैसियस फॉर्म में जल बाहर आएगा तो एक एक्शन होगा अंदर में, मिट्टी के अंदर कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया। उस क्रिया के द्वारा जब पानी भाप बन के निकलने लगता है तो उसी के फोर्स से धीरे धीरे चूना भी बाहर आता है। ये कौन से एक्शन से? कैपिलरी एक्शन से। क्लियर है? उससे जो चूना की मात्रा बढ़ जाए तो उसी को अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। ये मिट्टी बिल्कुल बंजर होती है। अगर कुछ इसमें उगाना आप चाहते हैं तो धान उगा सकते हैं। और एक घास हमारे यहाँ होता है, जानवरों को खिलाने के लिए स्पेशली बोते हैं बरसीम। बरसीम घास आपने सुना है? जानवरों को खिलाने के लिए स्पेशली हम खेत में बोते हैं। बिल्कुल आप गांव में जाएंगे ठंडी के दिनों में तो एक घास दिखेगा बहुत दूर तक, बहुत खूबसूरत सीन होता है खेत का उस समय, है ना। तो बरसीम घास गन्ना और
धान इस मिट्टी में उगाया जा सकता है बिना इसके उपजाऊपन को बढ़ाए हुए भी। क्लियर है? तो आप लिख लीजिए पहले कि अल्कलाइन सॉइल इज मेड बाय कैपिलरी एक्शन ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन। अल्कलाइन सॉइल इज मेड बाय कैपिलरी एक्शन ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन। अल्कलाइन सॉइल इज मेड बाय कैपिलरी एक्शन ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन। हिंदी में लिखिए, क्षारीय मिट्टी का निर्माण अति सिंचाई के कारण, क्षारीय मिट्टी का निर्माण अति सिंचाई के कारण केशिका क्रिया के द्वारा हुआ है। अति सिंचाई के कारण केशिका क्रिया के द्वारा हुआ है। आप जानते हैं कि लालटेन के तेल में, आजकल तो लालटेन का जमाना खत्म हो गया, गांव में भी करीब 20 घंटे लाइट होती है बिहार में। बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार में, नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि में सड़क, बिजली और गर्ल्स एजुकेशन, ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद शराबबंदी को भी एक बड़ा स्टेप आप मान सकते हैं। तो 4 स्टेप। तो भैया विद्युत की इतना ज़्यादा फैलाव हो गया कि अब 4 घंटे लोग अंधेरे में रहना पसंद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो केरोसिन तेल का उपयोग बहुत कम करते हैं। एक समय था जब हम लोग प्रयोग करते थे दिया का, वो जो आता था सीसी, ढिबरी जिसको कहते थे, सीसी जो आता था दवाई वाला, उसी में छेद करके बत्ती निकाल देते थे और वो भी काम करता था जलने का। तो बत्ती से तेल जो ऊपर चढ़ता है उसी को बोलते हैं हम लोग केशिका क्रिया। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, इस मिट्टी में चूने की अधिकता होती है। प्लेंटी ऑफ लाइम, चूना, इस मिट्टी में चूने की अधिकता होती है। हाँ, चूने की अधिकता हो जाती है। देखिए एक्चुअली चूने की अधिकता तो हो जाती है, लेकिन इस मिट्टी में किसी चीज़ की कमी थी नहीं। चूने की अधिकता होने से ही ये मिट्टी क्या हो गई? बंजर हो गई। वैसे लिख दीजिए कमी में एनपीके और ह्यूमस। कमी में लिखिए एनपीके और ह्यूमस। कमी में लिखिए एनपीके एंड ह्यूमस। कमी में लिखिए एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ह्यूमस। क्रॉप में लिखिए, फसल में लिखिए धान, गन्ना और बरसीम। बरसीम को अंग्रेजी के बाद ढूंढ लीजिएगा, हिंदी में ही लिखिए तत्काल। लिखिए शुगर केन, राइस एंड बरसीम। बरसीम एक घास है, ग्रास, बरसीम घास लिख लीजिएगा। गन्ना, चावल और बरसीम। खेती में लिखिए गन्ना, चावल और बरसीम। क्लियर है? अब लिखिए, क्षारीय मिट्टी का उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखिए, क्षारीय मिट्टी अल्कलाइन सॉइल के उपजाऊपन को, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम इज यूज टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ एल्कलाइन सॉइल। जिप्सम इज यूज टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ एल्कलाइन सॉइल। क्लियर है? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसे जान जाइए, जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान, सबसे अधिक भंडार उत्पादन सब कौन करता है? राजस्थान। चूना पत्थर में भी राजस्थान। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, कौन सा मिट्टी है? ज्वारीय मिट्टी, या इसी को दलदली मिट्टी भी कहते हैं। अलग से लिख लीजिए ज्वारीय मिट्टी। अगला लिख लीजिए ज्वारीय मिट्टी, दलदली मिट्टी एक ही बात है। अब पीट मिट्टी, आप दलदल नहीं जानते? दलदली मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी या पीट मिट्टी, ये सब एक ही बात है। टाइड सॉइल या पीट सॉइल। अच्छा, विस्तार नहीं लिखवाया तो बताया तो था आप लोगों को, आज से बता रहे हैं इसको। लिखिए, इसका सबसे ज्यादा विस्तार हरियाणा को घेर दीजिएगा। क्षारीय मिट्टी का विस्तार अगर लिखें तो हरियाणा लिख के घेर दीजिए हरियाणा को। सबसे ज्यादा कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद लिखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब। आप हरियाणा लिख करके घेर दीजिए। क्षारीय मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार जो भी लिखवाया वो कहाँ है? हरियाणा में। ये पहले भी बता रहा था मैं, लगातार 3-4 बार चर्चा कर लिया हूं। सुनो, अब लिखो दलदली मिट्टी या ज्वारीय मिट्टी या पीट मिट्टी। लिखिए, क्या छूट गया? हो गया? अच्छा, एक बात और बताओ, क्षारीय मिट्टी का विस्तार मेन रूप से कहाँ है? हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब। और राजस्थान का भी एक जिला है, गंगानगर जिला, वहां भी मिलता है। लेकिन क्षारीय मिट्टी राजस्थान के गंगानगर जिले में भी मिलता है।
क्षारीय मिट्टी राजस्थान के गंगानगर जिले में। अब बोलिए इस राजस्थान के गंगानगर में कौन सा सिंचाई हुआ? आप जानते हैं कि जब हम सतलज नदी आपको पढ़ा रहे थे तो याद होगा वहां से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला था। और इंदिरा गांधी नहर कहां तक आती थी? गंगानगर तक। तो गंगा, ये जो मिट्टी है ना क्षारीय मिट्टी, सुन लो, इस क्षारीय मिट्टी का, एल्कलाइन सॉइल का सबसे ज्यादा विस्तार इंदिरा गांधी नहर के आसपास है। इसका सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है इंदिरा गांधी नहर के आसपास। और बताया था कि इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरिके से निकलती है और जाती कहां तक? गंगानगर तक। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर। उस दिन लिखवाया था कि इसका हरित क्रांति में एक बड़ा रोल था, लेकिन आप लोग कॉपी पलट नहीं रहे हैं। 70% लोग की स्थिति वही है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, वो बुरा ना माने, आप लोग के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए कर रहा हूँ कि वो सिर्फ अपना कॉपी में एक नोट्स बना रहे हैं, बाद में उसको सेल कर दीजिएगा। चलिए क्या कहें, रोज ये बात बता रहा हूँ कि पढ़िए पढ़िए, जमा चीज़ नहीं हो पाता। हमने कई बार इसका प्रैक्टिकल किया, जो चीज़ रखा कि कर लेंगे 3 महीने बाद आराम से जमा होने दीजिए, वो नहीं हुआ कभी। इसलिए प्लीज़ आप डेली जितना पढ़ें इस दशहरा की छुट्टी का इस्तेमाल कीजिए और खूब जम के पढ़ जाइए। चलिए दलदली मिट्टी का लिखिए। लिखिए इस मिट्टी का विकास, इस मिट्टी का विकास समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है, ओशियन कोस्ट। इस मिट्टी का जो एक्सपेंशन है वो ओशियन कोस्ट एरिया में है। कहाँ है भैया? समुद्र तटीय क्षेत्रों में है, जहाँ किसका प्रभाव होता है? ज्वार का, टाइड का। क्लियर है? ज्वार का, टाइड का। लिखिए इसमें ह्यूमस की और नमक की अधिकता होती है। क्यों नहीं होगा? इसमें ह्यूमस एंड सॉल्ट, प्लेंटी ऑफ लिख सकते हैं, ह्यूमस एंड सॉल्ट, प्लेंटी ऑफ ह्यूमस एंड सॉल्ट। अब बताइए रटना है। आप जानते हैं कि इस मिट्टी में क्या होगा? मैंग्रोव पौधा होगा, मैंग्रोव के जंगल होंगे। भाई समुद्र के किनारे है तो मछलियां या समुद्र के जीव जंतु भी इस मिट्टी में आके मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे और मिट्टी बन जाएंगे। और जो आसपास के मैंग्रोव वृक्ष है या फिर सुंदरी पेड़ है या बेंत की लकड़ी है, ये सब का एक आयु होता है, मरने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो इस क्षेत्र में ह्यूमस तो मिलेगा। हमने कहा था ह्यूमस का मतलब जीव जंतुओं का अवशेष, तो इसमें ह्यूमस तो मिलना एकदम तय है। लेकिन समुद्र के पानी के प्रभाव में है तो नमक का मिलना भी तय है। रटने की जरूरत पड़ेगा। तो ज्वारीय मिट्टी में सॉल्ट एंड ह्यूमस की अधिकता होती है। अब कमी में लिखिए एनपीके, एनपीके की कमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। क्रॉप में लिखिए, फसल में लिखिए, क्रॉप में लिखिए नारियल, नारियल, मसाले, मैंग्रोव वृक्ष, आप जानते हैं नारियल में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। जिस मिट्टी में नमक होता है ना, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। आप चाहें तो अपने घर में भी नारियल उगा सकते हैं, समुद्र किनारे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मिट्टी जहां नारियल का पौधा लगा रहे हैं उसमें नमक मिला दीजिए। उसमें क्या कीजिए, आप घर में जो नमक खाते हैं वो मिट्टी में थोड़ा सा मिला के उसको बोइए तो बेहतर होगा। और समय समय पर पानी जो डालिए उसमें ना, वो पानी नमक मिला कर ही डालिए, है ना, तो पौधा बहुत तेजी से आपके यहाँ ग्रो करेगा। आप पढ़े भी होंगे, कल पेपर में भी आया, पाम ऑयल है ना, तेल ताड़ उसको या नारियल का तेल उसको कहते हैं। तब पाम ऑयल का उत्पादन सबसे ज़्यादा नेचुरली पहले कहाँ बना? साउथ ईस्ट एशिया से भी क्वेश्चन था, तो आज डिस्कस करेंगे उसको हम। क्लियर है? तो नारियल, मसाले, और लिख लीजिए डेल्टाई क्षेत्रों में चावल की भी खेती कर लेते हैं। डेल्टाई रीजन में राइस ग्रोन इन डेल्टाई रीजन, रिवर डेल्टा रीजन, राइस ग्रोन इन रिवर डेल्टा रीजन। जो नदियों का जो जहाँ मुहाना है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जहाँ मिलती है, वहाँ पर इसी ज्वारीय मिट्टी में क्या उगा लिया जाता है? चावल की खेती भी करते हैं, जूट भी करते हैं, राइस एंड जूट दोनों करते हैं। क्लियर है? ये हमारा हो गया आज मिट्टी समाप्त। ये पूरी कंप्लीट हो गया मिट्टी का चैप्टर। जल्दी से बिना समय गवाए आप हेडिंग डाल दीजिए मॉनसून। मॉनसून क्या? अच्छा, वैसे मतलब एरिया के हिसाब से, तो एरिया में तो 4 लिख लीजिए पहले।
आप लिख लीजिए सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, उसके बाद कल तो बताया था लाल मिट्टी, तब ब्लैक सॉइल, सबसे पहले लिखिए एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी नंबर 1, ऐसे कर दीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी लिख के ऐसे कर दीजिएगा, फिर लिखिए लाल मिट्टी, और फिर इसको ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा दिखेगा कौन बड़ा है। लाल मिट्टी हो गया। जलोढ़ के बाद लाल मिट्टी का एरिया 18% के आसपास है, और काली मिट्टी का एरिया 15%। ठीक है, क्लियर है। तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद लैटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 10 से 12%, 10 से 12%। क्लियर है। हाँ, लैटेराइट मिट्टी, उसके बाद लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी क्रम से है, उसके बाद लिखिए डेजर्ट सॉइल, लैटेराइट के बाद लिखिए डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल के बाद लिखिए माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल के बाद लिखिए माउंटेन सॉइल, उसके बाद लिखिए टाइड सॉइल, उसके बाद लिखिए टाइड सॉइल, तब लिखिए अल्कलाइन सॉइल, टाइड सॉइल, उसके बाद अल्कलाइन सॉइल, टाइड सॉइल, टाइड, फिर से बोलते हैं एलुवियल सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल, टाइड सॉइल, अल्कलाइन सॉइल। अब उपजाऊपन के आधार पर भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी। लिखिए जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊपन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन है? जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, और लाल लैटेराइट उतना उपजाऊ नहीं होते, जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। उपजाऊपन की बात करेंगे हैं, अभी आप फर्टिलिटी के आधार पर बोल रहा हूँ। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी, उसके बाद लिखिए आप लोग माउंटेन सॉइल, लाल मिट्टी नहीं उतना, लाल लैटेराइट को कम उपजाऊ में शामिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए माउंटेन सॉइल, उसके बाद लिखिए रेड सॉइल, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, उसके बाद लिखिए ज्वारीय मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी, तब लिखिए लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, और सबसे लास्ट में कौन होगा? क्षारीय मिट्टी, अल्कलाइन सॉइल। क्लियर है। लिखिए जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, फिर लिखिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, फिर लिखिए माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल, टाइड सॉइल, टाइड सॉइल, लैटेराइट सॉइल और एल्कलाइन सॉइल। हो गया। यही लिखवाने कह रहे थे क्या आप? शायद आपका प्रश्न यही था या कुछ और था? ठीक है, चलिए लिखिए मानसून, लिखिए मानसून। क्षारीय उससे भी कम उपजाऊ है, मतलब कहने का मतलब क्षारीय मिट्टी थी नहीं, हमारी जो आदत है ना उस कारण से बन गई है मिट्टी। ये कोई भारत की मिट्टी उट्टी थी नहीं, हरित क्रांति के बाद ज्यादा मिट्टी का विस्तार हुआ। और कोई डाउट? क्षारीय मिट्टी एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं कि मतलब क्षारीय मिट्टी बाद में बना है, क्या पहले से क्षारीय मिट्टी थी? नहीं, कम मात्रा में थी। सबसे ज्यादा विस्तृत जो हुआ क्षारीय मिट्टी वो हरित क्रांति के बाद हुआ। ये मिट्टी ऐसा थोड़ा था कि अननोन था, कोई आविष्कार कर दिया, हरित क्रांति के बाद इसका आविष्कार हुआ। क्या पहले पानी जमा वाला प्लेस नहीं होता था? पहले भी ऊसर होते थे, बंजर होते थे, रेह होते थे, कलहर होते थे। क्लियर है। लेकिन ज्यादा तेजी से इसका विस्तार हुआ कब? हरित क्रांति के बाद। चलिए मानसून लिखिए। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान सुनिएगा। अगर जीवन में कोई टेंशन हो भी तो आज छोड़ दीजिएगा। अगर कभी लगे कि भैया कोई टेंशन में हम हैं, बहुत बड़ी चिंता है, तो आज चिंता को कहीं बाहर छोड़ दीजिए। क्योंकि टेक्निकल विषय है, इसको छूट जाने का मतलब है कि फिर पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीज अपने से भी किया जा सकता था, मिट्टी वगैरह। देखो मानसून शब्द बना हुआ है मौसम शब्द से। किससे बना हुआ है? मौसम। ये अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, अरेबियन लैंग्वेज, अरेबियन लैंग्वेज का शब्द है
मौसम शब्द से बना है। मानसून शब्द किससे बना हुआ है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो मौसम शब्द से होती है, और इस शब्द का पहली बार प्रयोग अल मसूदी ने किया था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग अल मसूदी ने किया था। मानसून शब्द का मौसम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अल मसूदी। लिख सकते हैं मानसून वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबियन वर्ड मौसम, है ना, यूज्ड बाय अल मसूदी, अरबियन ज्योग्राफर अल मसूदी। लिख लीजिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग अल मसूदी ने किया था। जिसका पहली बार प्रयोग अल मसूदी ने किया था। मानसून वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम मौसम वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय अल मसूदी। अब मौसम वर्ड क्या है? एक्चुअली अल मसूदी एक व्यापारी था। लिखना बंद कर दें, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखना है उससे ज़्यादा समझना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अल मसूदी एक व्यापारी भी था और एक विद्वान भी था। नाव लेकर, जहाज लेकर इंडिया आता था। अरब सागर के रास्ते वो भारत पहुँचता था। फारस की खाड़ी और अरब सागर होते हुए इंडिया पहुँचता था। वो जब वो इंडिया आता था गर्मी के दिनों में, तो उसको जहाज को, उसके नाव को सपोर्ट मिलता था। और जाड़े के दिनों में अगर वो लौटता था, पूरे गर्मी आया रह गया ही, और जाड़े में लौटने लगता था तब भी सपोर्ट मिलता था। लेकिन जब वो जाड़े में आता था अपने देश से भारत, तो उसको विरोध मिलता था, हवा का विरोध, रुकावट, और लौटते समय भी उसको विरोध मिलता था जाड़े में, गर्मी में। मतलब कि उसने देखा कि गर्मी में इंडिया की तरफ एक हवा चल रही है। उसने देखा, अल मसूदी ने, कि गर्मी में इंडिया की ओर हवा चल रही है गर्मी में, और जाड़े में इंडिया से हवा बाहर आ रही है। यानी अगर गर्मी में जाए भारत तो जाने में सपोर्ट मिलेगा, अगर जाड़ा में इंडिया जाएंगे तो विरोध मिलेगा। अगर गर्मी में इंडिया से लौटेंगे तो विरोध मिलेगा, और जाड़ा में इंडिया से लौटेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि उन्होंने देखा कि एक हवा है जो गर्मी में अलग दिशा में चलती है और जाड़े में अलग दिशा में, और जितनी बार भारत आया, जितने साल तक आया, वो सब बार उसको यही अनुभव हुआ। और इसी टाइप का एक हवा उनके देश माने मोरक्को में, अल मसूदी का जो देश था, वहाँ भी इसी टाइप का एक हवा चलती थी, जिसका दिशा 6 महीने एक अलग डायरेक्शन में और 6 महीने एक अलग डायरेक्शन में, और वहाँ उस हवा को मौसम कहते थे। वहाँ वो लोकल विंड था। अरब प्रदेश में, अरेबियन रीजन में, जहाँ अल मसूदी रहने वाला था, उस देश में एक हवा चलती थी लोकल लेवल पे, जो 6 महीने पर अपना डायरेक्शन बदल लेती थी। वहाँ उसका नाम मौसम था। जब इसको इसने अवलोकित किया कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तब उसने कहा ये तो मेरे यहाँ का मौसम है, ये तो मेरे यहाँ का मौसम है। पहले मौसम वर्ड एक लोकल लेवल पर प्रचलित था, लेकिन एकाएक को क्या हुआ, अल मसूदी के यूज कर देने के बाद वो प्रचलित हो गया, चर्चा में आ गया। वही मौसम बाद में चेंज होते होते मानसून बन गया। यानी मानसून एक मौसमी हवा है जो 6 महीने किसी और दिशा में और 6 महीने किसी और दिशा में चलती है, उसे हम मानसून कहते हैं। ऐसा वेट या आर्द्र या ऐसा मॉइस्ट एयर जो साल के 6 महीने किसी और दिशा में और साल के 6 महीने किसी और दिशा में चले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मानसून। तो लिख लीजिए, लिख सकते हैं, मानसून इज ए सीजनल विंड। मानसून इज ए सीजनल विंड। मानसून इज ए सीजनल विंड। मानसून इज ए सीजनल विंड which blows in different direction according to season. Which blows in different direction according to season. हिंदी में लिखिए, मानसून एक मौसमी पवन है, हवा है। मानसून एक मौसमी पवन है जो साल के जैसे साल में लिखो, जो साल में मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल कर बहती है। जो साल में मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल कर बहती है, उसे मानसून कहा जाता है। साल में मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल कर बहती है, उसे मानसून कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। या लिख सकते साल के 6 महीने किसी और दिशा में और साल के 6 महीने किसी और दिशा में चले, उस हवा को क्या बोलते हैं?
मॉनसून कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉनसून का डिफिनेशन आपसे कहीं पूछा नहीं जा रहा, प्री एग्जाम में खास करके। मेंस अगर देंगे तो आप मॉनसून में अगर 1-2 लाइन लिख देंगे इतना, तो आपका स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा कि मॉनसून इज अरेबियन वर्ड, जिसका प्रयोग अल-मसूदी ने किया था। इस हवा से सामान्य आशय यह है कि, एग्जाम में जब लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, यह है कि ऐसी हवा जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल कर बहे, उसे मॉनसून कहते हैं। क्लियर है? इतना परिभाषा आप लिख देंगे तो थोड़ा सा टीचर को प्रभावित करेगा। 4-5 लाइन में हो गया इसका डिफिनेशन। अब फिर जो प्रश्न पूछा उस पर आ जाइए आप। तो चलिए, तो मॉनसून एक मौसम शब्द से बना हुआ एक शब्द है, जिसका मतलब ऐसी हवा से है जो साल के 6 महीने या मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। क्लियर है? अब इसको हटा दीजिए। अब देखते हैं कि मॉनसून की उत्पत्ति मैकेनिज्म। सबसे पहले मॉनसून की उत्पत्ति के संबंध में किसने बताया और कैसे बताया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज आपको पहले क्लियर करवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा 1 सेकेंड। आप केवल कुछ बनाइएगा मत, आपको कुछ नहीं बनाना है। मान लीजिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा। आपने पढ़ा है पहले इसी क्लास में या फिर 6-7 क्लास में पढ़ना है कि धरती के बीचों बीच जो पश्चिम से पूरब लाइन गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर। एकदम इसको मॉनसून को आप एकदम से 0 लेवल से समझा रहा हूं, इसलिए कोई दिमाग में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या शब्द बोल दिए सर। देखो भाई, 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा। आप जानते हैं यहां पर एक डेट लिखिए 21 मार्च, और यहां पर एक डेट लिखिए 23 सितंबर। बनाना नहीं, मैंने समझिए आप पहले। यहां पर एक डेट क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर। आप जानते हैं कि 21 मार्च को सूरज कहां होते हैं? इक्वेटर पर। 21 मार्च को सूरज कहां होते हैं? और फिर 23 सितंबर को भी सूरज कहां होते हैं? इक्वेटर पर। और आप जानते हैं कि पूरे धरती पर दिन और रात 2 बार बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे धरती पर, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले आओ चाहे इंडिया में चले आओ, पूरे धरती पर दिन और रात बराबर होता है। इसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं। पूरे धरती पर जिस दिन दिन और रात बराबर हो उसी घटना को इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स, इसको बोलते हैं हम लोग समर नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स या ऑटम इक्विनॉक्स, और इसको बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स, मतलब जाड़े का विषु। इसको हिंदी में बोलते हैं विषु। पूरी धरती पर दिन रात बराबर हो उस घटना को क्या बोलते हैं? विषु। तभी ना हम लोग विषुआ मनाते हैं, गुड़ सत्तू खाते हैं। विषुआ हम लोग मनाना चाहिए कितने तारीख को? 21 मार्च को, पर मनाते हैं 14 अप्रैल को। अंबेडकर के जन्मदिन है 14 अप्रैल, उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? विषुआ। लेकिन 21 मार्च को मनाना चाहिए। तो विषु शब्द से ही बना है विषुआ, जब गुड़ सत्तू और आम का अचार, आम का जो चटनी है वो खाते हैं, इसी को बोलते हैं विषुआ। सतुआनी कहीं कहीं बोला जाता है। तो भैया 21 मार्च को सूरज उत्तरायण हो जाते हैं, यानी 21 मार्च को सूरज यहाँ होते हैं, और 21 मार्च के बाद धीरे धीरे सूरज इंडिया की ओर बढ़ने लगते हैं। इंडिया की ओर केवल नहीं, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, चीन है, मंगोलिया है, रूस है, भारत है, सऊदी अरब है, कुवैत है, यमन, ओमान, पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये सब उत्तरी गोलार्ध के देश हैं। आप जानते हैं कि धरती को 2 आधा गोले में विषुवत रेखा बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सूरज 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में। सुन लो, 21 मार्च के बाद सूरज धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगते हैं, और मैक्सिमम पोजीशन जो इनका होता है वो पोजीशन कब होता है? वो पोजीशन होता है 21 जून को। 21 जून, सुन लीजिए, सूरज अधिकतम 21 जून तक रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और फिर 21 जून के बाद लौटने लगते हैं, और 23 सितंबर तक आते आते फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? इक्वेटर पर। और फिर 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में चले आते हैं, और यही काम चलते रहता है। फिर यहाँ लास्ट कितने तारीख को होंगे? 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को अंतिम होंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा 22 दिसंबर को। जहां सूरज होंगे वहां क्या होगी भैया? जहां सूरज की स्थिति होगी वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी भाई। जहां सूरज की स्थिति होगा, जहां सूरज की स्थिति होगी वहां गर्मी होगा। तब देखिए
21 मार्च के बाद धीरे धीरे सूरज कहाँ जाने लगते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो इंडिया में ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध में जितने देश हैं सब क्या होने लगेगा? बहुत तेजी से गर्म होने लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? और जब सूरज 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो यहाँ जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और भी जाइए उधर, अर्जेंटीना, पेरू, उसके बाद आप जाएंगे तो पेरू के बाद आप देखेंगे तो बोलीविया, ये जितने भी देश हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो सब गर्म होने लगेगा। यानी 23 सितंबर के बाद कौन गर्म होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जितने देश हैं वो गर्म होंगे, और 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में जितने देश हैं वो गर्म होंगे, क्योंकि सूरज जहां होंगे वहां गर्मी फैलाएंगे, और साथ में गर्मी ही नहीं फैलाएंगे बल्कि दिन की लंबाई भी बड़ा कर देंगे। यानी 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में जितने देश हैं वहां दिन बड़ा और रात छोटी। उसी तरह से 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी तो बढ़ेगा ही, साथ में यहाँ दिन भी बड़ा हो जाएगा और रात छोटी। समझ में आ रहा है बात? कुछ कंसेप्ट जब हम पढ़ाएंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग से, तो वहां आपको ये चीज डिस्कस करेंगे और डिटेल में। इतना बात तत्काल समझ में आया? यानी 21 मार्च के बाद हमारे यहाँ दिन क्या होगा? रात की तुलना में बड़ा और रात छोटी। और 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? जितने देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सब में दिन बड़ा, रात छोटी, और क्या होगा भैया? गर्मी अधिक। जब हमारे यहाँ दिसंबर महीने में कड़ाके की सर्दी होती है, हम कोहरा और शीतलहर से परेशान होते हैं, उस समय ऑस्ट्रेलिया के लोग 52 डिग्री टेम्परेचर झेल रहे होते हैं। यदि आपको गर्मी पसंद है, आप पैसा वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, जब यहाँ दिसंबर आए तो चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, है ना। जब वहां पर अप्रैल मई में गर्मी जाड़ा शुरू हो जाए तो आप चले जाइए इंडिया, है ना। जब पहला आप जानते हैं कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम फरवरी महीने में खेला जाता है। आपको पता है ना, टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। जब यहाँ से लोग जाते हैं तो अपना स्वेटर, चादर और जैकेट लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही इक्वेटर को प्लेन क्रॉस करता है, गर्मी बढ़ता है, वहां जाते ही सब बैग में रख लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप समझ में आ गया कि जैसे जैसे सूरज उत्तरायण कब होते हैं? उत्तरायण होते हैं 21 मार्च के बाद, और दक्षिणायन कब होते हैं? 23 सितंबर के बाद। तो उत्तरायण जब होते हैं तो हमारे यहाँ खुशी के लहर दौर पड़ता है, और उसी समय हम लोग जनवरी महीना में मकर संक्रांति चूड़ा दही खा लेते हैं उसी खुशी में, फिर सत्तू खा लेते हैं उसी खुशी में। तो जितना मोटा अनाज वाला चीज है वो सब खाते हैं, है ना। तो भैया आप समझ गए आप लोग कि कब गर्मी बढ़ेगा उत्तरी गोलार्ध में, कब गर्मी बढ़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में। ये पहला पॉइंट, मानसून का पहला बिंदु यही है समझना। दूसरा बिंदु समझना है कि जब सूरज उत्तरायण होंगे, उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, तो क्या होगा भैया? जमीन और समुद्र दोनों गर्म होंगे। जमीन और समुद्र दोनों गर्म होंगे, लेकिन जमीन के तुलना में समुद्र देर से गर्म और देर से ठंडी, और जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होगी। अगर जमीन जल्दी गर्म हो रही है तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, और समुद्र देर से गर्म और देर से ठंडी। क्वेश्चन आ जाए कि सूरज उत्तरायण होंगे तो अप्रैल और मई, सुनिए, मई आते आते ही, मई तक आते आते जमीन क्या हो जाती है? गर्म, तपने लगती है जमीन। लेकिन समुद्र के पानी को गर्म होने में लग जाएगा जुलाई अगस्त। यानी कि समुद्र के पानी देर से गर्म और देर से ठंडी, और जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टीचर ने भी बताया था कि बेटा इसी कारण से समुद्र के किनारे के लोग पूरे साल फील गुड करते हैं, मतलब कि पूरे साल गार्डन में रहते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे न तो ज्यादा सर्दी होती है न तो ज्यादा गर्मी होती है। बंबई चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, समुद्र के किनारे किसी भी शहर में जाओ तो न तो ज्यादा आपको गर्मी लगेगा और न तो ज्यादा सर्दी होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, मान लेते हैं कि समुद्र के किनारे का इलाका है, एक पॉइंट हमने बना दिया, तो जब अप्रैल मई आते आते, सुन लो, अप्रैल मई आते आते धरती गर्म, जमीन गर्म, तो जमीन पर के जो लोग हैं, बीच वाले लोग, वो गर्मी से तपने लगेंगे। लेकिन समुद्र को गर्म होने में टाइम लगेगा। ये जून जुलाई में जाके गर्म होगा, अगस्त में जाके गर्म होगा, जुलाई अगस्त में जाके गर्म होगा। तो जब जमीन गर्म रहेगा उस समय समुद्र ठंडी ही रहेगी, बहुत देर बाद जाके गर्म होगी। तो समुद्र के किनारे के लोग इस समुद्र के पानी की वजह से क्या महसूस करेंगे? उतनी गर्मी का एहसास नहीं करेंगे। लेकिन एक बार जब समुद्र जून जुलाई में गर्म हो जाएगा तो उसको ठंडा होने में भी, जैसे जमीन जाड़े के दिनों में जमीन जो है वो ठंडी हो जाएगी नवंबर दिसंबर में ही,
लेकिन समुद्र को ठंडा होने में मार्च लग जाएगा, फरवरी मार्च में जाके समुद्र ठंडी होगी। तो मान लीजिए वही शहर यहाँ बना दिया, अब देखेंगे कि जब नवंबर दिसंबर में जमीन ठंडी तो यहाँ के लोग ठंड से कांपते रहेंगे, तब तक समुद्र गर्म ही रहेगा, तो यहाँ के लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास करवाता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के किनारे समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। टेम्परेट मतलब न तो ज्यादा सर्दी न तो ज्यादा गर्मी। ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है? ये 3 क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि हम लोग ऐसे आपस में चर्चा करते थे कि मुंबई में न तो ज्यादा सर्दी पड़ता है न तो ज्यादा गर्मी। अपने बच्चे का मन बुद्धि चर्चा करते थे। टीचर से मैंने पूछा भी कि सर ऐसा क्यों? बोले कि अभी तुम 7-8 में जाओ तब बताएंगे, अभी तुम्हारी उम्र इसको सीखने का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र का पानी देर से गर्म और देर से ठंडी और जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जमीन के लोग तो तपने लगते हैं, लेकिन समुद्र के पानी के ठंडक से किनारे के लोग हल्की ठंडी का एहसास करते रहते हैं। और जब ठंडी में हम जल्दी ठंडी हो जाते हैं तो किनारे में समुद्र देर से गर्म हुआ है, देर से तो देर से ठंडी भी होगी, तो वहाँ की गर्मी से किनारे का शहर गर्मी का एहसास करता रहता है, इसलिए वहाँ ज्यादा सर्दी और गर्मी नहीं पड़ता। तब सर से मैंने पूछा 7वीं क्लास में ही कि ऐसा क्यों होता है भाई कि देर से गर्म समुद्र और जमीन जल्दी गर्म, ऐसा क्यों होता है? बोले अब 9th क्लास में जाओ तो बताएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए स्पेसिफिक हिट नहीं है। तब उन्होंने कहा कि इसका 3 कारण है। समुद्र के पानी का देर से गर्म होने और देर से ठंडा होने और जमीन के जल्दी गर्म होने और जल्दी ठंडा होने के कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। क्यों भैया? तो पहला सबसे सिंपल कारण, छोड़िए स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट, सबसे सिंपल कारण कि समुद्र के पानी पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो 200 मीटर तक अंदर चला जाता है ना, जिसको हम लोग हेक्लोक्लाइन लेयर कहते हैं। समुद्र के अंदर 200 मीटर की जो गहराई है वहां तक सूर्य का प्रकाश और उसका हीट पहुंचता है। तो उतनी मोटी परत को गर्म करेगा तो जाहिर सी बात है गर्म करने में टाइम लगेगा, काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन जब एक बार गर्म हो जाएगा 200 मीटर का लेयर तो उसके हीट को रिलीज करने में भी क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। यही कारण है कि समुद्र का पानी देर से गर्म और देर से ठंडी। लेकिन जमीन चूंकि सॉलिड है, इसके अंदर सूर्य का प्रकाश मात्र 2 से 2.5 इंच ही प्रवेश कर पाता है। सूर्य के प्रकाश और सोलर जो रेडिएशन है, सोलर हीट है, वो जमीन के लेयर को 2 इंच या 2.5 इंच तक ही गर्म कर पाता है। तो उतने पतले लेयर को गर्म करना है तो जल्दी गर्म, और जब पतला लेयर को जल्दी गर्म कर दिया तो पतले लेयर से हीट को रिलीज करने में भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी ठंडी। ये सिंपल कारण है जमीन के जल्दी गर्म होने के, जल्दी ठंडी होने के, और समुद्र के देर से गर्म होने के और देर से ठंडी होने के। समझ में आ गया सबको? पूछा जाए कि समुद्र का पानी देर से गर्म क्यों? बोलो, क्योंकि समुद्र के पानी में 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश चला जाता है, जिससे उसको गर्म करने में टाइम लग जाता है। और उसको जब एक बार गर्म हो गया उतना मोटा लेयर 200 मीटर, तो उसके हीट को रिलीज करने में भी टाइम लग जाता है। इसीलिए वो देर से गर्म देर से ठंडी। और जमीन जल्दी गर्म क्यों? क्योंकि सूर्य का हीट 2 से 2.5 इंच तक ही प्रभावित होता है जमीन में, क्योंकि जमीन सॉलिड है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है और उसके बाद जल्दी ठंडी भी हो जाता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कारण अब सुनिए। पहला कारण तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो, स्पेसिफिक हीट पहले जानने से पहले स्पेसिफिक हीट होता क्या है इसको जान ले तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है? क्या होता है देखो, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? एक यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का जो वजन है मास 1 ग्राम है। इसके टेम्परेचर वर्तमान में 5 डिग्री सेल्सियस है, वर्तमान में है इतना टेम्परेचर। अगर आप इस 1 ग्राम के इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना बाहर से एक्स्ट्रा हीट डालते हैं, ध्यान समझिएगा, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? किसी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट, यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम, 1 केजी, 1 पाउंड, जो भी है यूनिट का मतलब जरूरी नहीं कि 1 ग्राम ही, 1 पाउंड भी हो सकता है, एक है ना। लेकिन सीजीएस एमकेएस यूनिट अपना ध्यान रखिएगा कि दोनों में कॉमन रहे। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर में लगा दिए एमकेएस यूनिट, यहाँ लगा दिए सीजीएस यूनिट, ये नहीं चलेगा। मतलब कि 1 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए, वर्तमान में 5 है तो 6 करने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट इसमें लगेगा, जितना कैलोरी हीट देंगे उसी हीट के अमाउंट को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया बात? कि जितना हीट देंगे एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि 2 कैलोरी हीट से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, तो इस मार्कर का स्पेसिफिक हीट कितना होगा? स्पेसिफिक हीट कितना होगा? 2 कैलोरी। यानी जितना हीट उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में लग जाए, खर्चा हो जाए, उसी हीट के अमाउंट को क्या बोलेंगे? तो मुझे विश्वास है कि स्पेसिफिक हीट समझ गए होंगे। बचपन में पढ़ना था Q = M S
डेल्टा टी पढ़ते थे ना, इसमें एस स्पेसिफिक हीट को डिनोट करता था। क्लियर है? तो ये फार्मूला से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप नोट करना है तो कर लीजिए। लेकिन स्पेसिफिक हीट का मतलब सिंपल इतना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना एक्स्ट्रा हीट रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। तो सुनिए, दूसरा कारण समुद्र के पानी को देर से गर्म होने का और देर से ठंडी होने का यह है कि समुद्र का पानी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है और जमीन के स्पेसिफिक हीट कम होता है। मतलब समझिएगा यहाँ पर कैसे। अब देखिए, समुद्र के पानी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, समुद्र के पानी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि समुद्र के पानी के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि समुद्र के पानी के 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हमको ज्यादा हीट खर्चा होगा, और ज्यादा हीट खर्चा होगा मतलब देर से गर्म होना तय है। ज्यादा हीट देने के लिए बहुत देर तक सूर्य के प्रकाश को उस पर पड़ना होगा। इसका मतलब समुद्र का पानी क्या होगा? देर से गर्म, यानी बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके वो टेम्परेचर अपना 1 डिग्री बढ़ाएगा। तो देर से गर्म तो होगा ही, लेकिन जब ज्यादा हीट लेके अपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो जब हीट ज्यादा ले लिया है तो उस हीट को रिलीज करने में भी क्या लगेगा? टाइम। क्योंकि ज्यादा हीट, कम हीट लेंगे तो जल्दी रिलीज कर देंगे हीट, और ज्यादा हीट खाए हुए हैं तो भाई देर से उसको रिलीज कर पाएंगे। तो ज्यादा हीट लेकर के टेम्परेचर अपना इंक्रीज कर रहा है ओशियन, तो जाहिर सी बात है उस हीट को रिलीज करने में उसे क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। इस कारण से वो देर से गर्म और देर से ठंडी। और जमीन का स्पेसिफिक हीट कम है, इसका मतलब जमीन कम हीट में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। इसका मतलब बहुत कम हीट में ही जल्दी ये गर्म हो जाएगा, और कम हीट लेके गर्म हुआ इसका मतलब इसका टेम्परेचर जल्दी रिलीज भी हो जाएगा। तो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी समझ में आ गया। 2 कारण समझे। और तीसरा कारण लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। कभी देखे होंगे रोटी बनाते हैं आप, तो रोटी में से जो भाप निकलता है उससे जो हाथ जलता है भाई, बहुत देर तक जलन उससे होता है। कभी पहली बार कमरा लेंगे पटना में गांव से पहली बार आए हैं, रोटी बनाना नहीं आता, पहली बार बना रहे 4 सिंग वाला रोटी है ना, ये कोना निकला वो कोना निकला। आज जिस दिन पहली बार रोटी गलती से फूल गया, फूलता नहीं है पहली बार, हम लोग को पता नहीं होता कितना कैसे करना, पलटना उलटना है, तो पहली बार रोटी फूलता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आज तो रोटी फूला दिए हैं। यानी कि भले ही 3-4 साल में सिलेक्शन हो या ना हो, रोटी बनाना हम लोग सीख जाते हैं। खैर, तो भैया जैसे ही खुशी के मारे उछल रहे थे उतने में रोटी फूट गया, हाथ भी जल गया, पर वो जलन खुशी में बदल गया क्योंकि आज रोटी फुला तो दिया हूँ, जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो रोटी से भाप जो निकल रहा है ना, वाटर वेपर, वो वाटर वेपर में जो आपको लगता है कि कम गर्म होगा, पर अंदर में गुप्त उष्मा छुपाया हुआ है। जैसे आप एक बर्फ को गर्म कीजिए, एक बर्फ को, एक आइस बार को आप गर्म कीजिए, तो जब उसको गर्म करेंगे तो आप ऊपर हाथ रख दीजिए और नीचे से गर्म कीजिए, तो जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक आपका हाथ जलेगा नहीं। वो पिघल जाएगा, पिघलने के बाद धीरे धीरे गर्म होगा, तब आपको हीट का एहसास होगा। तो जितना देर से हीट दे रहे तो गया कहाँ? वो लेटेंट हीट के रूप में वाटर के अंदर, आइस के अंदर छिप गया। यानी ऐसा हीट जो हो अंदर पर उस टेम्परेचर के रूप में शो नहीं करता है, ऐसा हीट जो अंदर में हो लेकिन टेम्परेचर के रूप में शो नहीं कर। जैसे कहने का मतलब दुबला पतला आदमी, इसको बहुत तंग कर रहे थे, सहता जा रहा था, मुस्कुरा रहा था, एक दिन एक झापड़ मारा, तलमला के आप तड़पने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। उसके अंदर लेटेंट पावर था, वो दिखा नहीं रहा था, है ना। आप ताकतवर समझ के उसको तंग कर जा रहे थे, और दिया घुमा करके अब बेहोश हो गए, फिर पानी देना पड़ा आपको, दोबारा उसके पास आप फटक नहीं रहे। तो कहने का मतलब लेटेंट पावर समझ में आ गया। आप लेटेंट हीट के बारे में इससे ज्यादा मत जाने, फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन आप तत्काल इतना जाने कि ऐसा हीट जो बॉडी के अंदर हो लेकिन टेम्परेचर के रूप में शो नहीं करे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। समुद्र के पानी का लेटेंट हीट जमीन की तुलना में ज्यादा होता है और जमीन के कम, इसीलिए समुद्र का पानी देर से गर्म और देर से ठंडी, और जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी। प्लस इसका मतलब क्या हुआ? देखो, समुद्र का लेटेंट हीट ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि समुद्र बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके छिपा लेगा, बहुत देर बाद वो गर्म होता हुआ दिखेगा। और जमीन जो है उसका लेटेंट हीट कम है, यानी बहुत कम हीट को छुपाएगा, बहुत जल्दी टेम्परेचर के रूप में शो होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? इसीलिए वो जल्दी गर्म होता दिख जाएगा। और जब ज्यादा हीट को छुपा लिया और तब गर्म हुआ, तो इसका मतलब उसके हीट को रिलीज करने में भी क्या होगा? टाइम लगेगा। तो देर से ठंडी, कम हीट को छुपाया है तो हीट को जल्दी रिलीज भी कर देगा, तो जल्दी ठंडी। एकदम समझ में आ गया? ठीक तो है। अब जब बालू पे बैठे तो बालू तो सूर्य से सीधे संपर्क में है तो गर्म हो जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी वही मतलब ज्यादा गहराई तक उस पानी में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, तो गर्म होने में क्या लग जाता है? क्योंकि हीट का क्या है, ऊपर गर्म किया, ऊपर के पानी को गर्म किया, वही हीट क्या होगा? ट्रांसफर होता चला जाएगा। आप जानते हैं कि आप पढ़े होंगे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। अब 3 चीज पढ़े, सॉलिड को गर्म करते हैं, एक वायु गैस को गर्म करते हैं,
और एक लिक्विड को गर्म करते हैं। तो सॉलिड को जब गर्म करते हैं आप तो हीट का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है भैया? हीट का ट्रांसफर होता है। जब ये गर्म हो गया तो ये अपना हीट इसको दे देगा, ये गर्म हो गया तो अपना हीट इसको दे देगा। लेकिन जब लिक्विड गर्म होता है ना तो उसमें लिक्विड पार्टिकल ही ट्रांसफर होता है। जो गर्म पार्टिकल ऊपर चला जाता है और जो ठंडा पार्टिकल फिर नीचे आके वो गर्म होता चला जाता है ना। तो क्या होता है भैया, 200 मीटर तक के पार्टिकल को गर्म करना होता है, इसलिए वहां पर आपको ठंडक का एहसास पानी के अंदर होता है। समझ में आ रहा है बात? पानी 26 डिग्री एवरेज होता है समुद्र के पानी का टेम्परेचर, एवरेज होता है वो पूरे साल का। तो 26 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है ना। आपका बॉडी टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री है। आप 26 डिग्री उसका है तो कैसे आपको गर्म लगेगा वो? अगर जैसे मैंने कहा कि एक आदमी को कि तुम जहाँ पर हो खड़ा, वहाँ का तापमान -8 है मान लो, -8 डिग्री टेम्परेचर है। जिस एटमॉस्फेयर में तुम हो वहाँ का टेम्परेचर -8 है। और एक तालाब है जिसका टेम्परेचर -4 है। अब बताइए, वो भी -4 टेम्परेचर बहुत ठंडा है और आप -8 में खड़े हैं। तो -8 की जगह से आप -4 में कूदेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या लगेगा? गर्मी का एहसास करेगा। तो बॉडी के टेम्परेचर से तुलना करिएगा ना। और जो बालू है ना वो आपके बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो जलता है पैर। उठाइए, जल्दी भागिए वहाँ से। तो क्यों दोपहर में जाएंगे बीच पर? हम ठंडा में गए तो जाएंगे बीच पर दोपहर में भी, लेकिन गर्मी में गए तो बीच पर क्यों जाएंगे हम दोपहर में? सुबह शाम जाएंगे, है ना। और मैं तो कहूँ बीच पे जाइए तो ठंडी के दिनों में जाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा सनबाथ भी ले लेंगे आप। आजकल सनबाथ गरीब के लड़का धूप में ऐसे ही बेचारा घूमता चलता है, शर्ट शरीर पर नहीं है, मजबूरी उसकी है। अमीर आदमी है ना, जो गरीबों की मजबूरी होती है, उस अमीरों का क्या बन जाता है? शौक, है ना। अमीर गरीबों की मजबूरी से खेलते हैं। चलिए आगे आइए। मतलब ये गरीबों पर एक अच्छा कमेंट है, अमीरों पर। चलिए हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को? लिख लीजिए। और कोई किसी को डाउट? तो लिखिए जमीन के तुलना में समुद्र का पानी, जमीन के तुलना में, लैंड के तुलना में, जमीन के तुलना में समुद्र का पानी। अच्छा ये डायग्राम बना लीजिएगा बाद में, रुकिए लिखिए जो लिख रहे हैं। जमीन के तुलना में समुद्र का पानी देर से गर्म और देर से ठंडी होती है। समुद्र के पानी, ओशियन वाटर, देर से गर्म और देर से ठंडी होती है, ठंडी होती है। देखिए इसका 3 कारण है, इसका 3 कारण है। थ्री रीजन बिहाइंड दिस फेनोमेना। इस फेनोमेना के पीछे कितने कारण हैं? 3 कारण है। लिखिए एकदम सिंपल हिंदी में लिख लीजिए पहले। लिखिए चूंकि सोलर रेडिएशन, सनलाइट, लिखिए चूंकि सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी के अंदर 200 मीटर तक नीचे चला जाता है। सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी के अंदर 200 मीटर तक नीचे चला जाता है, 200 मीटर तक नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, जिससे 200 मीटर तक अंदर चला जाता है, जिससे उतनी मोटाई को गर्म करने के लिए, जल की उतनी मोटाई को गर्म करने के लिए काफ़ी अधिक समय लग जाता है। उतनी मोटाई को गर्म करने के लिए काफ़ी अधिक समय लग जाता है, काफ़ी अधिक समय लग जाता है। लिख लिए, लग जाता है। और उस मोटाई से हीट को रिलीज करने में भी, उस वाटर मास से हीट को, उस ह्यूज वाटर मास से हीट को रिलीज करने में भी, उस भारी जल राशि के हीट को, उष्मा को रिलीज करने में भी, यानी छोड़ने में भी काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। क्लियर है? समझ गए? एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण लिख लीजिए। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 ग्राम की वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट लगता है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हेक्लोक्लाइन, हेलोक्लाइन। हाँ हेक्लोक्लाइन तो हो जाता है सैलिनिटी वाला। अगला पॉइंट लिखिए दूसरा, समुद्र के पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ओशियन वाटर इज मैक्सिमम है।
हाँ, विशिष्ट उष्मा, समुद्र के पानी का विशिष्ट उष्मा अधिक होता है, समुद्र के पानी का विशिष्ट उष्मा अधिक होता है। देखिए मैंने कोशिश की कि जिनका फिजिक्स 0 है उनको भी ये बात पूरा समझ में आ जाए, ये हमारी कोशिश थी। और किसी को अगर समझ में अधूरा आया है तो बता सकते हैं। समझ में आ गया सबको? सबको पूरी बात समझ में आ गया ना? 100%। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में ही बात आ गया होगा, इसलिए मैं बोला था कि आप क्लास में केवल रहिए, काम हो जाएगा आपका। लिखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपने? समुद्र के तीसरा लिखिए, समुद्र के पानी का लैटेंट हीट भी अधिक होता है, गुप्त उष्मा। समुद्र के पानी का गुप्त उष्मा भी अधिक होता है, लैटेंट हीट भी अधिक होता है। समुद्र के पानी का लैटेंट हीट भी अधिक होता है। इस चित्र को अब बना लीजिए, ये दोनों चित्र अब बना लीजिए आप लोग, ये दोनों चित्र आप लोग एक बार बना लीजिए। इसके बाद हम दिखाते हैं गर्मी में हवा का क्या। हाँ जी, लंबा खींच दीजिए भी चलेगा, लेकिन इंडिया 2 जगह बनाए हैं तो 2 मैप है, एक तरह से समझिए। आप चला सकते हैं काम, लेकिन जब 2 जगह, एक ही मैप को 2 जगह बनाए हैं, बनाने का मतलब ये कि इसमें दिखाएंगे जाड़ा के मौसम का, सुनो, इसमें दिखाएंगे विंटर का, और इसमें दिखाएंगे समर का। इस समय सूरज कहाँ है? इस समय सूरज यहाँ चमक रहे हैं, और जाड़े में सूरज कहाँ चमक रहे हैं? इसका मतलब सन हो गया, यानी कि 21 मार्च लिख सकते हैं यहाँ पर। 21 मार्च के बाद सूरज उत्तरी गोलार्ध में चमकते हैं, और 23 सितंबर के बाद सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चमकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चमकते हैं। क्लियर है? और देखिए, और अगर इसको बना लेंगे तो बता दीजिए एक बार। ऑस्ट्रेलिया ही बनाना जरूरी है। बना लिया सब लोगों ने? सुनो, अरे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके ऐसे कर दो ना, हो गया। इंडिया के लिए उतना ज़्यादा क्या करना है, अपना देश है, सम्मान जाएगा। दूसरे देश को ठीक से बनाइएगा, नहीं तो मिसाइल छोड़ देगा वो। खर है आप लोगों को कि भैया आपको जो गर्मी लगता है, हमें जो गर्मी लगता है, आपने देखा है कि सूरज 12 बजे दिन को सबसे नज़दीक होते हैं। धरती के नज़दीक सूरज कब होते हैं? एग्जैक्टली 12 बजे, सबसे नज़दीक। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगना चाहिए था? 12 बजे। लेकिन एनालिसिस किया गया तो सबसे ज़्यादा गर्मी 2 बजे के आसपास लगता है। 12 बजे गर्मी नहीं लगता। कितने बजे लगता है? 2 बजे। होना चाहिए था कितने बजे? 12 बजे, लेकिन 2 बजे। इसका मतलब है कि जो हमें गर्मी लगता है वो सूरज के हीट से नहीं, बल्कि धरती पहले गर्म होती है। सूरज की रोशनी से पहले धरती गर्म होती है, और धरती जब एक गर्म हो जाती है तो उसकी गर्मी से जो हमें गर्मी महसूस होता है वो पार्थिव विकिरण है। सूरज से रेडिएशन जो आ रहा है उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन, और धरती जो गर्म हो रही है उसके रेडिएशन को बोलते हैं पार्थिव विकिरण, अंग्रेजी में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, धरती के हीट को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल हीट या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सोलर हीट या सोलर रेडिएशन। और आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश धरती पर शॉर्ट वेव के रूप में आती है। शॉर्ट वेव का मतलब होता है लघु तरंग के रूप में आती है। बताया था एक दिन जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था क्लाइमेटोलॉजी में, तो आपको थोड़ा याद होगा यदि रिवीजन किए होंगे तो, नहीं तो कॉपी में अगर आपके क्या बोलते हैं उसको सजावट का काम कर रहा होगा तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सूरज से प्रकाश आती है शॉर्ट वेव के रूप में, और धरती से जो आती है वो लॉन्ग वेव के रूप में जाती है, इसीलिए लौट नहीं पाती, बताया था उस समय। तो जो आपको गर्मी लगता है वो किसके गर्मी से लगता है? धरती की गर्मी से। यानी कि धरती पर जितनी भी चीजें हैं उसको जो हीट मिलेगा वो किससे मिलेगा? धरती की गर्मी से। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो जब धरती गर्म होगी तो जाहिर सी बात है उसके संपर्क में जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाएंगी। जब धरती गर्म होगी तो उसके संपर्क में जितनी भी हवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? गर्म। और मैंने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया था आपको कि गर्म होने वाली जो हवाएं हैं, गैसेज हैं, वो गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती हैं। गर्म होकर फैल जाती हैं, फैलकर हल्की हो जाती हैं, और हल्का चीज नीचे नहीं बैठता बल्कि ऊपर। कोई भी गर्म चीज
किसी चीज को गर्म कीजिए तो फैलेगा, अब फैलने के बाद आदमी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और हल्का होकर वो चीज क्या होता है, ऊपर उठता है। यानी कि जब धरती गर्म हो जाएगी 21 मार्च के बाद जब सूरज उत्तरायण होंगे तो अप्रैल मई आते आते धरती क्या हो जाएगी, गर्म। लेकिन बताया कि उस समय समुद्र क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। जिस समय धरती गर्म हो जाएगा उस समय तत्काल समुद्र भी गर्म नहीं होगा, समुद्र के गर्म होने में जून जुलाई लग जाएगा। इसके 3 कारण बताए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो धरती जल्दी गर्म हो जाएगी तो इसके संपर्क में जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाएंगी। एकदम क्लियर है यहाँ तक? इसके संपर्क में जो हवाएं हैं वो भी गर्म होंगी, और गर्म होने वाली हवाएं गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। तो मैंने कहा है कि जो हवाएं ऊपर चली जाए तो ऊपर वाले हिस्से में तो हाई प्रेशर हो जाएगा, लेकिन पैर के पास वाले हिस्से में क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। एकदम क्लियर है सबका? यानी कि गर्मी के दिन में अप्रैल मई आते आते ही यहाँ पर क्या बन जाना चाहिए, यहाँ क्या बन जाना चाहिए, लो प्रेशर। लेकिन अप्रैल मई में यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पर हवा ज्यादा है। यहाँ की हवा, उस दिन बताया था मैंने पिछले क्लास में वायुमंडल वाले में कि हाई प्रेशर लो प्रेशर से घबराइए मत। अगर कहीं लो प्रेशर लिखा है मतलब आप समझिए कि वहाँ हवा कम है, और कहीं हाई प्रेशर लिखा है यानी हवा वहाँ ज्यादा है। तो यानी कि एकदम सिंपली समझिएगा, लो प्रेशर माने यहाँ की हवाएं सब उठ के चली गई, जिससे हवा यहाँ कम हो गया तो क्या लिख दिए, लो प्रेशर। ये अभी ठंडी है इसलिए यहाँ की हवाएं अभी गर्म होकर उठी नहीं, तो यहाँ पर क्या है भैया, हवा ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, हाई प्रेशर। और हवा और पानी का गुण होता है वो ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होती है। तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर क्या होगी, हवाएं, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। तो जो गर्मी के दिनों में मार्च के बाद अप्रैल मई आते आते जमीन गर्म, तो इसके टच की हवाएं भी गर्म, हवा गर्म। जब हवा गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवाएं सब गर्म होकर उठ जाएंगी, जिससे यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, और हवाएं क्या होंगी, समुद्र से जमीन की ओर आएंगी। इसी हवा को बोलते हैं गर्मी का मानसून। क्या बोलते हैं इसको, गर्मी का मानसून या समर मानसून कहते हैं। या इसका डायरेक्शन देखिए, इधर कौन सा डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून भी कह देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से इसे जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी इसे जानते हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसी को समर मानसून कहते हैं। बाद में बताएंगे सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कौन कराती है, गर्मी का मानसून। क्लियर है? अब देखिए जाड़े में उल्टा हो जाएगा, जब सूरज दक्षिणायन हो जाएंगे तो क्या होगा, धरती जल्दी गर्म हो गई थी तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो जब ठंडी होगी तो ठंडा पर, जब धरती ठंडी उसके संपर्क की हवाएं भी ठंडी, जिससे सारी हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठेंगी। हवा नीचे बैठेगी तो धरती पर हवा ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हवा मतलब क्या बताए थे, हाई प्रेशर। इस क्षेत्र में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। लेकिन एक बार समुद्र गर्म हो गया है, सारी हवाएं जुलाई अगस्त में यहाँ से उठ गई हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। तो क्या होगा भैया, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। थोड़ा सा है, हवाएं चलेंगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विंटर मानसून। इसको क्या बोलेंगे, विंटर मानसून कहेंगे, यानी जाड़े का मानसून कहेंगे। इससे भारत में कोरोमंडल कोस्ट पे केवल वर्षा होती, एक दिन चर्चा किया था मैंने तट बताते समय। क्लियर है? इसको जाड़े का मानसून कहते हैं। लेकिन अब कहेंगे आप, थोड़ा सा 2 सेकंड और लेंगे, आप कहेंगे सर एक बात बताइए कि अप्रैल मई में ही धरती गर्म, तो अप्रैल मई में ही लो प्रेशर बन गया, तो समुद्र से भरने के लिए हवा कब आना चाहिए, अप्रैल मई में। यानी भारत में मानसून की जो वर्षा होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, अप्रैल मई में। लेकिन अप्रैल मई में वर्षा नहीं होती, जून जुलाई में जाके वर्षा होती है। तो आखिर जब लो प्रेशर बन जाता है अप्रैल मई में, तो जून जुलाई में वर्षा क्यों? एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानसून कभी कभी लेट भी हो जाता है। जब अप्रैल मई में ही गर्मी हर साल आ जाता है तो फिर मानसून लेट क्यों? और जब हर साल गर्मी पड़ना है तो हर साल लो प्रेशर बनेगा, तो फिर मानसून फेल क्यों? वो हवा तो हर साल चलनी चाहिए। और जब समुद्र सब जगह पर है तो सबसे पहले मानसून केरल में ही क्यों? ये 4 प्रश्नों का उत्तर हम जेट स्ट्रीम थ्योरी से देंगे, जो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है? ये 4 प्रश्नों का उत्तर आप भी ढूंढिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।